गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जी गुप्ता और आज हम एशिया में पढ़ रहे हैं उच्चावच या द्वीप। तो देखिए, एशिया महाद्वीप आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में कई प्रकार की विषमताएं भी देखने को मिलती हैं, है ना। एक तरफ तो इसमें क्या है, प्राचीन भूखंड भी हैं जो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं और कुछ भूखंड ऐसे हैं जो नए भी हैं, तृतीयक कल्प के भी हैं। तो आपके सामने ये जो मैप दे रखा है एशिया की भू आकृति प्रदेश का, तो इसमें हम भौतिक विभाग देख रहे हैं इसके, जिसमें देखिए आपको कई सारी चीजें दिखाई देंगी। ये जो पर्वतीय पठार दिख रहे हैं आपको और ये आपको जो मैदान दिख रहे हैं उपजाऊ वाले, है ना। देखिए, एशिया में 5 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है ना। तो देखिए, ये एक पामीर की गांठ है, यहाँ पर इसको पामीर की गांठ कहते हैं। इससे कई सारी श्रेणियां जो है वो पूर्व पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में, दक्षिण पूर्वी भागों में जा रही है ना। तो ये प्रमुख पर्वत क्रम है ना। इस पर्वत क्रम के ये जिसे हम पामीर की गांठ कहते हैं, इसे एशिया की छत भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, एशिया की छत भी कहते हैं। तो देखिए, आपके सामने जो मैप दिख रहा है इसमें कई सारी विशेषताएं दिख रही हैं। तो एशिया में देखिए, कहीं तो यहाँ पर क्या है, विस्तृत उपजाऊ मैदान है, कहीं पर्वत क्रम है, कहीं पठार है। जैसे कि आप ये दक्षिण में देख रहे हैं, ये प्राचीन दक्षिण का पठार है, ये इसमें अरब का पठार है ना। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में जो प्रमुख पठार है। इसके अलावा क्या है, द्वीप समूह है यहाँ पर जो मिलते हैं इंडोनेशिया में, है ना, जावा में, सुमात्रा में, है ना, कालीमंतन है, जापान है ना, फिलीपींस है। अकेले फिलीपींस में ही आपको पता है लगभग 7000 से अधिक द्वीप है ना। तो बहुत सारे द्वीप हैं। तो देखिए, एशिया के जो अरब प्रायद्वीप हो गया और काफी बड़े एरिया में ये क्षेत्र फैले हुए हैं, है ना। तो इसकी अपनी अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से हम भौतिक विभाजन के आधार पर हम एशिया को विभाजित करें तो मुख्य रूप से इसको 5 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, पहले कौन कौन से भाग है। पहला है आपका मध्यवर्ती पर्वत और पठार क्रम है। ये जो मध्यवर्ती एशिया में जो पर्वत पठार क्रम पावी की गांठ से इधर उधर जा रहे हैं, पश्चिम में, पूर्व में, लाइन से दिख रही है आपको, ये पर्वत श्रेणियां हैं जो लगातार जा रही हैं, इनको मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां क्रम कहा जाता है। दूसरा भाग है वो है आपकी उत्तर की निचली भूमि है ना। ये आपकी रूस में पड़ती है, अधिकांशतः मध्य एशिया के उत्तरी भाग से और रूस तक जाती है। काफी बड़े क्षेत्रफल जो है उत्तर की निचली भूमि फैली हुई है। इसके बाद समुद्र तटीय, इसके बाद क्या है, उपजाऊ नदी मैदान है। तो जैसे भारत का उपजाऊ का मैदान है, ये संसार का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दक्षिण का पठार है जो आपको मैंने बताया शुरुआत में, ये पठार दे रखे हैं। और इसके अलावा फिर क्या है आपका, ये द्वीप समूह मालाएं हैं जो जिसमें द्वीप समूह फैले हुए हैं। तो हम इनको एक एक करके डिटेल में इनको हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला है जो आपका भाग है वो क्या है, मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, है ना। तो ये आपको पता है कि विश्व का लगभग सबसे बड़ा भाग जो है मध्यवर्ती पठार क्रम, जो इसका महाद्वीप का जो पार्ट है वो किसमें है, मध्यवर्ती पर्वत और पठार क्रम में है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो आपका ये पामीर की गांठ है, इससे कई सारी पर्वत श्रेणियां पश्चिम में और उत्तर में निकल के जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई सारी पर्वत श्रेणियां इस पर्वत क्रम में उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जो है जा रही है ना। तो हम देखिए इन्हीं को पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यवर्ती जो पर्वत और पठार क्रम है ये लगभग एशिया के 20% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मध्यवर्ती पर्वत और पठार क्रम फैले हुए। देखिए, मैंने यहाँ पर पर्वतों के नाम नहीं लिखे हैं, परंतु मैं आपको पीडीएफ में इसका पिक डाल दूंगा जिससे कि आप इसको पर्वत पठार क्रमों को आसानी से देख सकें। तो देखिए, इस पामीर की गांठ से निकलने वाली जो बिंदु आपको दिख रहा है, पामीर की गांठ है ये। इस पामीर की गांठ से निकलने वाले कई सारी पर्वत श्रेणियों को हमने कई भागों में विभाजित किया है, जिनको हम क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। तो देखिए, इसमें हमने मुख्यतः 4 क्रम बांटे हैं, है ना। तो जो प्रथम क्रम है जो कि उत्तर पश्चिम में जा रहा है, हिंदू कुश पर्वतमाला, है ना। ये जो हिंदू कुश पर्वतमाला है ये जा रही है जो पश्चिम में, है ना, ये है।
और इसमें हिंदुकुश और एल्बुज पर्वत श्रेणियां इसमें शामिल है। हिंदुकुश और एल्बुज पर्वत श्रेणियां इसमें शामिल है। पामी की गांठ से पश्चिम में फैली हुई दक्षिण पूर्वी श्रेणियों को, दक्षिण पश्चिमी श्रेणियों को, है ना। इसमें देखिए सुलेमान श्रेणी ये जा रही है ना। ये आपको चित्र में लिखा नहीं है यहाँ पर आपको दूसरे चित्र में मिल जाएगी। सुलेमान श्रेणी है यहाँ पर, किरथर श्रेणी है यहाँ पर, है ना, और जैग्रोस पर्वत श्रेणियां है ना। और ईरान का पठार जो है वो पामीर की गांठ के पश्चिम में फैली हुई इन्हीं पर्वत श्रेणियों के मध्य में पड़ता है। ठीक है, जो ईरान का पठार है ना वो किसके बीच में है आपका, जैग्रोस पर्वत के बीच में और एल्ब्रुस पर्वत के बीच में जो आपका पठार है उसे ईरान का पठार कहते हैं ना। देखिए आर्मेनिया की गांठ देखिए यहाँ पर पड़ती है, आर्मेनिया के पास पड़ती है, ये यहाँ पर पड़ती है आर्मेनिया की गांठ। आर्मेनिया की गांठ से भी कुछ श्रेणियां निकली है पश्चिम की तरफ, जिसमें एक पश्चिम में एक श्रेणी जिसे पॉन्टिक श्रेणी कहते हैं, एक श्रेणी दक्षिण में निकलती है जिसको हम कहते हैं टारस श्रेणी कहते हैं। तो पॉन्टिक और टारस श्रेणी के बीच में जो टर्की है वो अवस्थित है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इनके बीच में आर्मेनिया की जो गांठ है इससे पश्चिम में गई है। तो एशिया माइनर का पठार है ना, जो टर्की का पठार है एशिया माइनर कहते हैं। टर्की को ही प्राचीन काल में एशिया माइनर कहा जाता था। तो टर्की जो है वो आपका पॉन्टिक और टारस के बीच में स्थित है। यहाँ पर आपको चित्र जब मिल जाएगा तो आप उसमें देख सकते हैं अच्छी आसानी से। ठीक है, इसके बाद देखिए एक दूसरा क्रम है जो दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व की ओर, जिसमें मुख्यतः क्या है, हिमालय पर्वतमाला है ना। आपको पता होगा कि ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ना। इसमें क्या है आपकी 8,848 मीटर ऊंची ये मालूम एवरेस्ट श्रेणियां हैं ना। ये तृतीय कल्प में आती है। तृतीय कल्प में जब ओलिगोसीन मतलब कल्प चला था उस समय इनका उठना शुरू हुआ था, आज से 4 करोड़ साल पहले लगभग। तो उस समय पर ये पर्वत श्रेणियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें हिमालय जो है प्रमुख श्रेणियां हैं, है ना। और संसार का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट वो भी इसी पर्वत श्रेणी में मिलता है ना। देखिए हिमालय जो पर्वत श्रेणियां है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की साइड में एक चाप के आकार में फैली हुई, जैसे भारत के भूगोल में आपने पढ़ा था, है ना। और आगे जाकर के ये फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई होती हुई और पूर्वी द्वीप समूहों की तरफ चली गई है ना। ये दक्षिण तरफ मुड़ गए हुए मतलब जो आपकी जो यहाँ पे म्यांमार में अराकान यूमा और जो है इन नामों से ये दक्षिण की ओर मुड़ करके दक्षिण पूर्व एशिया के जो जीपीए राष्ट्र है वहां तक चली गई है। मतलब ये श्रेणी सतत नहीं है परंतु असतत रूप से आगे काफी बढ़ गई है ना। तो देखिए पामी की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणी में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रम है कि दक्षिण पूर्व वाला हिमालय क्रम कहते हैं, है ना। इसमें देखिए भारत में भी ये उत्तर पूर्व में आकर के जो हिमालय श्रेणियां मिली है, इसमें गारो है, खासी है, जयंतिया है ना, ये पटकोई है, ये वाली श्रेणियां है। और म्यांमार में भी कुछ श्रेणियां मिलती हैं इसमें, है ना, आराकान योमा है ना, पीहू योमा है, तनासद योमा है। तो ये सारी बहुत श्रेणियां मिलती हैं। इसके बाद ये आगे द्वीपीय क्षेत्रों में प्रवेश कर गई है ना, ये वाली दक्षिण पूर्वी शाखा इसकी। इसके बाद देखिए एक तीसरा क्रम है ना, जो पूरब की ओर फैला हुआ है। ये क्रम आपको दिख रहा है जो पूरब की तरफ फैला हुआ है। इसमें देखिए मेन कौन कौन सी है, इसमें देखिए कुल्लुन पर्वत है, ये जा रहा है कुल्लुन पर्वत है ना, सिंधलिंग सांग पर्वत है ना, ये फैले हुए हैं ना। और देखिए पामी की गांठ से पूरब की ओर ही एक और श्रेणी निकलती गई है जो उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। देखिए ये उत्तर पूर्व दिशा में फैली गई है। इसमें अल्टाई टांग है ना, अल्टाई टांग, नानसान और खिंगन, अल्टाई टांग, नानसान और खिंगन पर्वत श्रेणियां है ना। इसके बाद फिर एक और श्रेणी है ना, जो आगे चली गई है ना। और देखिए जो तिब्बत का पठार है वो हिमालय और कुल्लुन के मध्य है। जो तिब्बत का एक कुल्लुन श्रेणी जा रही है, ये वाली ये कुल्लुन श्रेणी, तो कुल्लुन श्रेणी के बीच में और हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में जो पठार है उसे तिब्बत का पठार कहते हैं। और हिमालय और कुल्लुन के मध्य में ही आपका कराकोरम श्रेणी भी मिलती है ना। कराकोरम जो श्रेणी है वो इसी में ही मिलती है ना। इसके बाद देखिए पामी की गांठ से एक और जो उत्तर पूर्व में फैली हुई है, तो यहाँ पर क्या है, ये तियानशान है, यावलुनोवा है, स्टेनोवा है ना। तो ये श्रेणी निकली। इससे आगे आप देखेंगे तो एक और श्रेणी निकल गई है, वो श्रेणी यहाँ तक फैली हुई कमचट का प्रायद्वीप में फैली हुई है। ये कमचट का प्रायद्वीप है, ये फैला हुआ है, कमचट का प्रायद्वीप कहते हैं इसको। यहाँ तक फैली हुई है ये श्रेणियां। और उसके बाद ये कोलिमा, अनादर और कमचटका के नाम से यहाँ तक चली गई है। तो ये है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, जिसको मैं आपको चित्र में दे दूंगा तो आपको वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद ये दूसरा जो भाग है इसका वो क्या है, नदियों के मैदान। तो देखिए इसमें कई सारे नदियों के मैदान है ना। जैसे क्या है, ये देखिए ये जो मैदान है दजला फरात का मैदान है, इराक में पड़ता है ना। इसके बाद गंगा सिंधु का मैदान है ना। इसके बाद आपका यांग की सिक्यांग नदी का है, सिक्यांग नदी का है
हुआंगो नदी का मैदान है ना, और मीनांग और मीकांग का मैदान है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो मिलता है। तो भारत में तो आपको पता ही है दजला फरात का मैदान। देखिए जो दजला फरात नदी है इसको यूफ्रेटस और टिग्रिस भी कहते हैं, है ना इंग्लिश में, और ये एक यहाँ की इराक की प्रमुख नदी है। ये वही नदी है जिसके किनारे जो है बेबीलोनियाई सभ्यता का विकास हुआ था सबसे पहले, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं, है ना। तो दजला फरात नदियों की घाटियों में ही ये जो विकास यहाँ पर सभ्यता का हुआ था, है ना। आपको बात दजला यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां हैं, यानी दजला फरात नदियां हैं, ये माउंट अरारात से निकलती है यहाँ पर, है ना। इसके बाद सिंधु गंगा का मैदान है। सिंधु गंगा का मैदान आपको मालूम विश्व का सबसे अधिक जो है उपजाऊ मैदान है, ये काफी विस्तृत मैदान है ना। और भारत के लगभग जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है। तो काफी उपजाऊ मैदान है ये, जो आपके पश्चिम से लेकर पूर्व तक क्या कहते हैं फैला हुआ है। पश्चिम में चौड़ा होता गया है और पूर्व की जो मैदान है वो पतला होता गया है ना। इसके बाद देखिए इरावदी नदी का मैदान है। आपको पता होगा इरावदी नदी जो का है विस्तार इसका म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में, है ना। तो म्यांमार में इसका मैदान उपजाऊ काम मिट्टी से बना गया है। ये भी काफी उपजाऊ जो है कृषि के लिए विश्वविख्यात मैदान है इरावदी नदी का मैदान, है ना। और देखिए इसके बाद मीनाम का मैदान है ना। मीनाम नदी आपको पता है थाईलैंड में बहती है ना। थाईलैंड में भी इसकी खेती होती है, मतलब काप मिट्टी से काफी मतलब उपजाऊ क्षेत्र मैदान मिलता है। और यहाँ पर मीनाम नदी का मैदान मिलता है ना। मीकांग का मैदान भी मिलता है, हिंद चीन में प्रायद्वीप में मिलता है। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस में जो फैला हुआ है ना, जिसे मीकोंग नदी कहते हैं। मीकोंग नदी 4 देशों से फैली है ना, आपकी कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और आपके लाओस में फैली हुई है। इसके बाद सिक्यांग का मैदान है जो चीन में पाया जाता है। तो ये भी सिक्यांग का मैदान भी क्या है, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही, चावल की और चाय की कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये भी काफी उपजाऊ मैदान है ना। इसके बाद जो है जो आपकी सिक्यांग नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरती है, प्रशांत महासागर की साइड में। इसके बाद यांगटी सिक्यांग का मैदान है ना। यांगटी सिक्यांग देखिए विश्व की 4थी सबसे लंबी नदी है चीन की, है ना। और यहाँ पर ये देखिए जो नदी है रेड बेसिन से प्रभावित होती है। रेड बेसिन से क्या, यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है, प्रसिद्ध मैदानी भाग है जहाँ पर गेहूं की खेती और चावल के लिए बहुत फेमस है। रेड बेसिन चीन में जो पाया, इसे रेड बेसिन इसलिए कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी लाल है। जब हम चीन का अध्ययन करेंगे तो आप रेड बेसिन को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद देखिए फिर क्या है, हुआंगो नदी का मैदान है। तो आपको पता होगा हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़े भाग पर जो है लोयस के पठार से बहती है, लोयस के मैदानी भाग से पठार से बहती हुई, तो बड़ी मात्रा में कटाव करती है और इसे बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। तो इसमें भी बड़ी मात्रा में खेती बाड़ी होती है। हालांकि इसको चीन का शोक हम कहते हैं और पीले सागर में ये नदी जो है गिरती है। तो देखिए ये हो गए आपके मध्यवर्ती पठारी भाग के बाद हो गए आपके नदियों के उपजाऊ मैदान। इसके बाद तीसरा भाग है वो क्या है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। देखिए अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है ये, है ना। गोंडवाना लैंड के पार्ट भाग में फैला हुआ है। इसके बाद क्या है, हिंद चीन का पठार है, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैला हुआ है। तो देखिए अरब का प्रायद्वीप है, ये काफी बड़ा है ना। और जो है ये इसमें भी गोंडवाना लैंड का अंश है। भारत का भी ये पठार है, ये भी गोंडवाना लैंड का अंश है ना। और तृतीय कल्प में यहाँ पर क्या है, द्रादी उद्भेदन हुआ, क्रिटेशस काल में यहाँ पर द्रादी उद्भेदन हुआ था, जिसकी वजह से इस पर लावा की एक परत बिछ गई थी, जिसकी वजह से काली मिट्टी के क्षेत्र भी इसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अरब का प्रायद्वीप ये पठार है, ये भी गोंडवाना लैंड का अंश है, प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है ना। तो ये भी भारत का भी प्राचीनतम भूखंड का भाग है और हिंद चीन का भी है। इसके बाद देखिए उत्तर की निचली भूमि है ना, ये काफी बड़े भाग पर फैली हुई है ना। ये त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण करती है। इसमें मुख्य नदियां हैं वो है ओब, यनीसी और लीना नदियां जो है प्रमुख हैं। और देखिए इसका जो ढाल है इस उत्तर की निचली भूमि का, ये उत्तर की तरफ, ये आर्कटिक महासागर की तरफ इसका ढाल है। देखिए इसमें कई स्थानों पर निचली भूमि होने के दलदली क्षेत्र बन गए हैं और अधिकांश जो वर्षभर जो है यहाँ परमाफ्रॉस्ट की जो है सतह पाई जाती है और अधिकांश समय जो है यहाँ पर जमाव रहता है, बर्फ जमी रहती है ना। और काफी निचला मैदान है तो दलदली क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उत्तर की निचली भूमि, इसका कोई व्यापारिक महत्व नहीं है, तो बस इसका ज्यादा कोई व्यापारिक महत्व ना होकर के बस केवल ये बस नदियों के स्रोत है यहाँ पर जो अच्छी अच्छी नदियां हैं, परंतु विषम जलवायु की वजह से उनका सदुपयोग नहीं हो पाया है ना। इसके बाद देखिए द्वीप समूह मालाएं हैं। तो द्वीप समूह मालाएं देखिए इसमें जापान के द्वीप हैं, आपके फिलीपींस के हैं, है ना, इंडोनेशिया के हैं, है ना। और काफी सारे द्वीप हैं, लगभग फिलीपींस में तो लगभग 7000 से अधिक द्वीप है, लगभग 7100 द्वीप आते हैं, जिसका लुजोन द्वीप सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिस पर उसकी राजधानी है फिलीपींस की मनीला, लुजोन द्वीप पर, वो सबसे फेमस है। जापान के दिए 3-4 द्वीप हैं, इसमें 4 द्वीप प्रमुख है ना, होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो
और क्यूशू, है ना। इसमें क्या है, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, है ना। तो ये द्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर। इसके अलावा कलाईमंथन द्वीप है यहाँ पर इंडोनेशिया का, है ना, इंडोनेशिया का है यहाँ पर। और ये दक्षिण पूर्व एशिया के काफी सारे जो है, पापुआ है, न्यू गिनी है, काफी सारे ये द्वीपीय देश यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इस भू आकृति प्रदेश को देखने से ये पता चलता है कि जो एशिया महाद्वीप का एक भौतिक धरातल है उसमें काफी विषमताएं हैं, काफी बड़े क्षेत्र पर पर्वत पठार और मैदान फैले हुए हैं, कहीं पर उपजाऊ भूमियां हैं, कहीं पर विषम जलवायु जैसी स्थितियां हैं, कहीं पर निचले मैदान है परंतु उनका कोई उपयोग नहीं है ना। और ज्यादातर आप जो जनसंख्या देखेंगे तो बीच का भाग बिल्कुल खाली है ना। और किनारों के समुद्री वाले तट वाले भाग जो काफी घने बसे हैं यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है एशिया को लेकर के, ठीक है।